नमस्कार। आज बात गिफ्ट सिटी की। आज गिफ्ट सिटी की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की फाइनेंशियल कहानी में एक बड़ा बदलाव चुपचाप हो रहा है। पहले इंडियन मार्केट पर दांव लगाने के लिए दुनिया सिंगापुर देखती थी। पहले इंडियन कंपनीज का फंडिंग स्ट्रक्चर मॉरिशस, दुबई और लंदन से बनता था। पहले इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट लीज आयरलैंड या दुबई से होते थे। लेकिन अब इंडिया कह रहा है मार्केट हमारा है, कंपनी हमारी है, ग्रोथ हमारी है, तो फाइनेंशियल कारोबार का एड्रेस बाहर का क्यों है। और इसी बीच एक नया डेटा सामने आया। गिफ्ट निफ्टी ने पहली बार 21.56 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट छू लिया। इससे पहले अक्टूबर 2025 में 21.23 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड था जो अब टूट गया। 25 जून 2026 को गिफ्ट निफ्टी में 4,46,150 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दर्ज हुए। यह दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट पर पहले से ज्यादा दांव लगा रहे हैं। यानी गिफ्ट निफ्टी अब सिर्फ बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं रह गया, ये भारत की कोशिश है कि दुनिया जब इंडिया ग्रोथ पर ट्रेड करे, पैसा लगाए, रिस्क हेज करे या फाइनेंशियल डील्स बनाए तो उसका एड्रेस भारत में ही हो। तो आज क्लियर कट में हम 6 सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो गिफ्ट सिटी से जुड़े हैं। पहला सवाल, गिफ्ट सिटी की आखिर जरूरत क्या है? क्या है गिफ्ट सिटी? दूसरा सवाल, मुंबई पहले से फाइनेंशियल कैपिटल है तो गांधीनगर में अलग से फाइनेंशियल सिटी क्यों? तीसरा सवाल, गिफ्ट निफ्टी का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? चौथा सवाल, गिफ्ट सिटी में बैंक, फंड्स, एयरक्राफ्ट लीजिंग, बुलियन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का असली खेल क्या है? पांचवा सवाल, क्या यह टैक्स हेवन है या इंडिया का सीरियस ग्लोबल फाइनेंशियल हब है? और छठा सवाल, आम निवेशकों को, एनआरआई को, एचएनआई को और इंडिया की पूरी इकोनॉमी को इसका क्या फायदा होगा, उनके लिए इसका मतलब क्या है? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक हेडलाइन और कई सवाल। अहमदाबाद की एक सुबह है। अभिजीत मेहरा चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सामने अखबार खुला है। बिजनेस पेज पर एक हेडलाइन उनकी नजर पकड़ लेती है। सरकार ने गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीज रेंटल पर टीडीएस हटाया है। अभिजीत हेडलाइंस को दोबारा पढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट लीज रेंटल, टीडीएस, गिफ्ट सिटी, समझ नहीं आता। उनको लगता है कि यह खबर सीए, बैंकर और कॉर्पोरेट लॉयर के लिए होगी। आम आदमी को इससे क्या लेना देना। लेकिन फिर उस हेडलाइन के नीचे जो सबहेड होता है, जो दूसरी लाइन होती है, वो उसको पढ़ते हैं। सरकार चाहती है कि इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग में आयरलैंड, दुबई और सिंगापुर जैसे सेंटर से मुकाबला करे। अब अभिजीत थोड़ा रुक जाते हैं, सोचते हैं जब मैं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लेता हूं तो एयरलाइन इंडियन होती है, पैसेंजर इंडियन होते हैं, टिकट इंडिया में बिकता है, प्लेन इंडिया के एयरपोर्ट से उड़ता है। फिर उस एयरक्राफ्ट की लीजिंग का फाइनेंशियल कारोबार आयरलैंड या दुबई में क्यों होता है? फिर उनके मन में दूसरा सवाल आता है। इंडियन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, पैसा इंडिया में लगना है, ग्रोथ इंडिया की है, फिर फंड सिंगापुर से क्यों बनता है? लीगल स्ट्रक्चर मॉरिशस से क्यों आता है? डॉलर अकाउंट दुबई में क्यों खुलता है? और फिर तीसरा सवाल, क्या गिफ्ट सिटी इसी बाहर जाते फाइनेंशियल कारोबार को वापस इंडिया लाने की कोशिश है? यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। गिफ्ट सिटी कोई नॉर्मल टाउनशिप नहीं है। ये इंडिया की कोशिश है कि जो फाइनेंशियल काम अब तक सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, लंदन या आयरलैंड जैसे सेंटर से होता था, उसका बड़ा हिस्सा इंडिया की ज़मीन पर लाया जाए। तो सरल भाषा में कहें तो मार्केट हमारा, कंपनी हमारी, कंज्यूमर हमारा, एयरलाइन हमारी, ग्रोथ स्टोरी हमारी, तो फिर फाइनेंशियल कारोबार का एड्रेस भी हमारा हो। पहला सवाल, गिफ्ट सिटी आखिर है क्या? तो गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये गांधीनगर गुजरात में बना एक प्लान्ड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है गिफ्ट आईएफएससी का। आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब ये शब्द थोड़ा भारी है, इसे आसान कर लेते हैं। गिफ्ट आईएफएससी भारत के अंदर एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल जोन है
जहां क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। मतलब ऐसा फाइनेंशियल काम जो इंडिया और दुनिया के बीच होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर से जुड़ा होता है, एनआरआई, फॉरेन फंड, बैंक, इंश्योरेंस, एयरक्राफ्ट लीजिंग, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, बुलियन और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे काम से जुड़ा होता है। गिफ्ट सिटी इंडिया में है, लेकिन उसका काम कई मायनों में ऑफशोर फाइनेंस जैसा है। इसलिए इसे अक्सर कहा जाता है इंडिया का ऑफशोर सेंटर। इंडिया के अंदर पहले जो काम सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, लंदन या आयरलैंड से होता था, गिफ्ट सिटी कहता है भाई ये काम इंडिया से भी हो सकता है। यहाँ एक लाइन पूरी तरह समझ लीजिए तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। गिफ्ट सिटी कमाई की कोई गारंटीड स्कीम नहीं है। गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल एड्रेस है, एक ऐसा एड्रेस जहां इंडिया अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल दुकान खोलना चाहता है। अब सवाल ये आता है, मुंबई तो पहले से था, फिर गिफ्ट सिटी क्यों? अब अभिजीत के मन में अगला सवाल जो आता है, जब मुंबई है तो गिफ्ट सिटी क्यों, इसकी बात करते हैं। मुंबई में आरबीआई है, सेबी है, स्टॉक मार्केट है, बैंक हैं, फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, फाइनेंशियल मीडिया है, टैलेंट है, डील मेकिंग का कल्चर है। फिर गुजरात में अलग से फाइनेंशियल सिटी क्यों? ये सवाल दरअसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिफ्ट सिटी मुंबई को रिप्लेस करने नहीं आई है। मुंबई डोमेस्टिक फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई रुपए वाली इकोनॉमी का हार्ट है। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस की खिड़की बनना चाहता है। मुंबई में डोमेस्टिक बैंकिंग, डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, रुपी लोन, इंडियन कंपनीज और इंडियन इन्वेस्टर की दुनिया है। गिफ्ट सिटी का काम क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस का है, यानी डॉलर, यूरो, फॉरेन करेंसी में लोन, ग्लोबल फंड्स, एनआरआई के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में काम, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप लीजिंग, बुलियन, री इंश्योरेंस, फॉरेन इन्वेस्टर। सरल भाषा में मुंबई भारत का फाइनेंशियल हार्ट है, गिफ्ट सिटी भारत की इंटरनेशनल फाइनेंशियल विंडो है। मुंबई कहता है मेरा दिल बड़ा है, गिफ्ट सिटी कहती है मेरा पासपोर्ट इंटरनेशनल है। अब तीसरा सवाल, गिफ्ट सिटी का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आते हैं फ्रेश डेटा पे। गिफ्ट सिटी में 21.56 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट दर्ज हुआ। इंडियन रुपी में आप अगर बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का। 4,46,150 कॉन्ट्रैक्ट की आउटस्टैंडिंग है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में 21.23 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड था, जो अब टूट गया है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंपल भाषा में, जिससे कि आगे की कहानी समझ आ जाए। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी खुले हैं जिनका सेटलमेंट होना बाकी है, यानी कितने सौदे खड़े हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम ये बताता है दिन भर कितनी बार खरीद बिक्री हुई। ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि कितने लोग पोजीशन लेकर अभी बैठे हुए हैं। यानी ये सिर्फ आज ट्रेड हुआ वाली कहानी नहीं है, ये बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट पर कितनी बड़ी पोजीशन बना रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है दुनिया इंडिया पर नजर रख रही है। फॉरेन फंड इंडियन मार्केट को हेज कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेडर इंडिया ओपनिंग से पहले इंडिया का मूड पढ़ रहे हैं। और इंडियन मार्केट की कहानी अब सिर्फ दलाल स्ट्रीट पर नहीं, गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल स्क्रीन पर भी चल रही है। पहले सुबह मार्केट खुलने से पहले लोग सिंगापुर निफ्टी देखते थे, अब लोग गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। नाम बदला नहीं है, पावर शिफ्ट हुआ है। मार्केट वही इंडिया का है, लेकिन सिग्नल अब इंडिया की जमीन से निकल रहा है। यहां पंच समझिए, पहले इंडिया ग्रोथ स्टोरी सिंगापुर की स्क्रीन पर खुलती थी, अब वही कहानी गांधीनगर की स्क्रीन पर ब्लिंक कर रही है। गिफ्ट निफ्टी का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एक डेरिवेटिव डेटा पॉइंट नहीं है, ये इंडिया की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का सिग्नल है। क्योंकि जब दुनिया इंडियन मार्केट पर दांव लगाती है, वह दांव इंडिया बेस्ड आईएफएससी प्लेटफॉर्म पर लगता है, तो फाइनेंशियल वैल्यू चेन का एक हिस्सा इंडिया में रुकता है। यही गिफ्ट सिटी का कोर एम्बिशन है। अब चौथा सवाल, ऑनशोर द ऑफशोर क्या है? गिफ्ट सिटी की फिलॉसफी 3 शब्दों में अगर आपको समझनी हो तो समझिए, ऑनशोर द ऑफशोर। मतलब जो काम इंडिया से जुड़ा है लेकिन इंडिया से बाहर हो रहा है, उसे इंडिया की जमीन पर लाना। अगर इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट लीज करती हैं तो लीजिंग आयरलैंड या दुबई से क्यों हो? अगर इंडियन कंपनी डॉलर बॉन्ड इशू करती हैं तो लिस्टिंग केवल सिंगापुर या लंदन में क्यों हो? अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है तो फंड स्ट्रक्चर मॉरिशस या सिंगापुर में क्यों बने? अगर एनआरआई इंडिया ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे इंडिया के बाहर प्लेटफॉर्म पर ही क्यों जाना पड़े? अगर गोल्ड इंडिया में इतना खरीदा जाता है तो बुलियन ट्रेडिंग और इंपोर्ट का इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म इंडिया में क्यों ना बने? गिफ्ट सिटी कहता है मार्केट हमारा है तो फाइनेंशियल वैल्यू चेन पर भी हमारा अधिकार हो, हमारी जमीन पर बने। यानी इंडिया अब सिर्फ दुकान नहीं बनना चाहता,
इंडिया बिलिंग काउंटर भी बनना चाहता है। कई साल तक इंडिया दुनिया से कहता रहा कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। दुनिया कहती रही इन्वेस्ट करेंगे लेकिन पेपर वर्क सिंगापुर में करेंगे। गिफ्ट सिटी का जवाब है पेपर वर्क भी यहीं करो। हमारी ग्रोथ स्टोरी दुनिया बेचती रही, कमीशन दुनिया लेती रही। अब इंडिया कह रहा है कहानी हमारी है तो नैरेटर भी हमारा होगा। अब अगला सवाल, गिफ्ट सिटी कितना बड़ा हो चुका है? नंबर्स में समझिए। नवंबर 2025 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गिफ्ट आईएफएससी में 1034 से ज्यादा रजिस्टर्ड एंटिटीज थी। हब में 38 बैंक थे और बैंकिंग एसेट्स का बेस जो था वो $100 बिलियन से ऊपर निकल गया। गिफ्ट सिटी करीब 1000 एकड़ में फैला है और एसईजेड प्लस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जोन्स के साथ 3300 एकड़ से ज्यादा का विस्तार योजना साथ में है। मई 2026 में आईएफएससीए चेयरपर्सन के स्पीच में बताया गया कि गिफ्ट आईएफएससी में 1200 से ज्यादा रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, बैंकिंग एसेट्स $111 बिलियन से ऊपर है, 37 बैंक हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज मंथली टर्नओवर $105 बिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं और 349 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ का टारगेटेड कॉर्पस $80 बिलियन से ऊपर है। अब ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, आम आदमी इसको समझे कैसे, अभी समझते हैं। 1200 रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि गांधीनगर में 1200 चमचमाती बिल्डिंग बन गई। इसका मतलब है कि इतने बैंक्स, फंड मैनेजर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, फिनटेक फर्म और फाइनेंशियल प्लेयर को रेगुलेटर से काम करने की मंजूरी मिल गई। यानी ये खाली टाउनशिप नहीं रह गई, यहाँ फाइनेंशियल दुकानें खुल रही हैं। जैसे किसी शहर में बाजार तब बनता है जब सिर्फ सड़क नहीं होती बल्कि दुकानदार आते हैं, ग्राहक आते हैं, माल आता है, पेमेंट सिस्टम आता है, डिलीवरी आती है। वैसे ही फाइनेंशियल सिटी में इंस्टीट्यूशन आते हैं। बैंकिंग एसेट्स $111 बिलियन से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कैश किसी वॉल्ट में पड़ा है। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट सिटी में बैठे बैंकिंग यूनिट्स की बैलेंस शीट पर लोन, डिपॉजिट, बोरोइंग, ट्रेड फाइनेंस और ट्रेजरी बिजनेस का बड़ा स्केल बन चुका है। सरल भाषा में यहां बैंक सिर्फ बोर्ड लगाकर नहीं बैठे, डॉलर में बड़ा बैंकिंग कारोबार करने लगे हैं। फंड का टारगेटेड कॉर्पस $80 बिलियन से ज्यादा होना बताता है कि ग्लोबल और बड़े इन्वेस्टर गिफ्ट आईएफएससी फंड स्ट्रक्चर को सीरियसली देख रहे हैं। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आज ही इन्वेस्ट हो गया। कमिटमेंट का मतलब है बड़े इन्वेस्टर्स ने फंड को भरोसा दिया है कि जब फंड इन्वेस्टमेंट करेगा तय लिमिट तक पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हो और फाइनेंसर कहे जरूरत पड़ने पर इतना पैसा हम देंगे, वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर गिफ्ट सिटी के फंड स्ट्रक्चर को पैसा देने का कमिटमेंट कर रहे हैं। एक लाइन में समझिए तो गिफ्ट सिटी में ऑफिस खुल रहे हैं, डॉलर बैंकिंग हो रही है, फंड बन रहे हैं, एक्सचेंजेस पर कारोबार हो रहा है और एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग जैसे इंटरनेशनल डील्स भी इंडिया की जमीन से स्ट्रक्चर होने लगी हैं। इंडिया अब सिर्फ पैसा लेने वाला मार्केट नहीं बनना चाहता। इंडिया चाहता है कि पैसा रूट भी यहीं से हो, मैनेज भी यहीं हो, ट्रेड भी यहीं से हो और यहीं पर ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगे। अब यहां कौन कौन सा कारोबार होता है ये समझिए। व्यूअर के काम की बात यह है, गिफ्ट सिटी में असल में कौन कौन ऑफिस खोल सकता है। तो पहले बैंक्स, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक दोनों खोल सकते हैं। बैंक वहां इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स यानी आईबीयू खोलते हैं। इनका काम होता है फॉरेन करेंसी में लोन देना, डिपॉजिट्स लेना, ट्रेड फाइनेंस करना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कराना, ट्रेजरी ऑपरेशंस करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, डेरिवेटिव्स, रेमिटांसेस का काम, सरल भाषा में डॉलर में बैंकिंग। दूसरा कौन ऑफिस खोलता है? फंड मैनेजर्स, प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऐसे फंड मैनेजर्स गिफ्ट सिटी में सेटअप कर सकते हैं। पहले इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगाना हो तो फंड सिंगापुर में बनता था, अब गिफ्ट सिटी कहता है फंड स्ट्रक्चर इंडिया में ही बना लीजिए। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकर, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंडिया आईएनएक्स जैसे एक्सचेंजेस गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी इसी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टोरी का बड़ा चेहरा है। चौथा, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क का एक बड़ा हिस्सा दूसरी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को देती हैं। इंडिया में बड़े रिस्क हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एविएशन, शिपिंग, साइबर, मरीन, एनर्जी, क्लाइमेट। इनकी इंश्योरेंस कैपेसिटी ग्लोबल मार्केट से जुड़ती है। गिफ्ट सिटी कहता है ये री इंश्योरेंस बिजनेस भी इंडिया से हो सकता है। पांचवा, एयरक्राफ्ट लीजिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है। इंडियन एयरलाइंस प्लेन उड़ाती हैं, पैसेंजर इंडियन होते हैं, रूट्स इंडियन है, मार्केट इंडियन है, लेकिन एयरक्राफ्ट लीजिंग
पहले आयरलैंड या दुबई जैसे सेंटर से होती रही है। गिफ्ट सिटी कहता है प्लेन इंडिया में उड़ रहा है तो लीजिंग का फाइनेंशियल कारोबार भी इंडिया में क्यों ना हो। एयरक्राफ्ट लीजिंग में ओनरशिप, लीज का रेंटल, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, टैक्स, लीगल स्ट्रक्चर सब बड़े फाइनेंशियल पीसेज हैं। बजट और टैक्स चेंजेस इसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। छठा है शिप लीजिंग, जैसे एयरप्लेन की लीजिंग है ऐसी शिप लीजिंग है। समुद्र में चलेंगे शिप्स, गांधीनगर में नहीं, लेकिन शिप ओनरशिप, फाइनेंसिंग, लीजिंग और इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी से स्ट्रक्चर हो सकता है। सातवां बुलियन एक्सचेंजेस। इंडिया गोल्ड का बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन ग्लोबल बुलियन मार्केट में इंडिया की इंस्टीट्यूशनल भूमिका इतिहास में अगर देखें तो लिमिटेड रही है। गिफ्ट सिटी का इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इसी गैप को भरने की कोशिश है। गिफ्ट सिटी कहता है कंजम्पशन पावर को मार्केट पावर में बदल लीजिए। आठवां फिनटेक और टेकफिन। पेमेंट, कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी, रिस्क एनालिटिक्स, फाइनेंशियल डेटा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी गिफ्ट सिटी सिर्फ ऑफिस टावर का नाम नहीं है, ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। बैंक नीचे, फंड मैनेजर ऊपर, एक्सचेंज सामने, इंश्योरेंस बगल में, एयरक्राफ्ट लीजिंग अगले ब्लॉक में और फिनटेक पीछे, रेगुलेटर इन सबके बीच में। अगर ये ठीक से चला तो हब बनेगा। अगर सिर्फ बिल्डिंग्स बनी और रियल बिजनेस नहीं आया तो ये रियल एस्टेट प्रेजेंटेशन बनकर रह जाएगा। अब सातवां सबसे अहम सवाल आम इन्वेस्टर के लिए क्या है। अब आम व्यूअर का सबसे प्रैक्टिकल सवाल यही है, क्या गिफ्ट सिटी में पैसा लगाया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन समझकर। गिफ्ट सिटी कोई एफडी का काउंटर नहीं है, पैसे लेके गए और एफडी करा दी। गिफ्ट सिटी रिटर्न की गारंटी नहीं देता। गिफ्ट सिटी एक्सेस देता है। एक्सेस किस चीज का? फॉरेन करेंसी का। फॉरेन करेंसी में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, शेयर खरीदने हैं, ग्लोबल सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना है, EIFs में पैसा लगाना है, डॉलर के बॉन्ड खरीदने हैं, गोल्ड लिंक्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट खरीदने हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने, NRI इन्वेस्टमेंट के रूट्स हैं, LRS बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। लेकिन हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। NRI के लिए अलग रूल्स हैं, रेजिडेंट इंडियन के लिए अलग रूल्स हैं, HNI के लिए अलग प्रोडक्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अलग स्ट्रक्चर है, कंपनी के लिए अलग ट्रेजरी और बोरोइंग रूट्स हैं। कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेस अभी लिमिटेड है और प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं। LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम के जरिए रेजिडेंट इंडियन कुछ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट, टैक्स, कंप्लायंस और प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी समझना जरूरी है। यहां सबसे जरूरी लाइन है, गिफ्ट सिटी कमाई की मशीन नहीं, एक्सेस का दरवाजा है और दरवाजा खुल जाने से मंजिल गारंटेड नहीं होती, रास्ता भी समझना पड़ता है। कई लोग सुनते हैं गिफ्ट सिटी, डॉलर इन्वेस्टमेंट, टैक्स एडवांटेज, ग्लोबल फंड और तुरंत पूछते हैं कितना बनेगा। भाई ये एफडी काउंटर नहीं है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस का जोन है। यहाँ कितना बनेगा से पहले पूछिए रिस्क क्या है, करेंसी एक्सपोजर क्या है, टैक्स मेरे केस में कितना लगेगा, लिक्विडिटी कैसी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटिटी IFSCA रेगुलेटेड है या नहीं, एग्जिट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट मेरे लिए बना है या नहीं बना है। फाइनेंशियल दुनिया में सबसे महंगा वर्ड कई बार एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव सुनते ही आदमी सोचता है मैं स्पेशल हूँ, लेकिन कई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इन्वेस्टर बाद में पूछता है भाई एग्जिट गेट कहाँ है। अब आठवां सवाल, टैक्स हेवन है या सीरियस फाइनेंशियल हब है। बहुत लोग पूछते हैं क्या गिफ्ट सिटी टैक्स हेवन है। सरल जवाब, ऑफिशियल डिजाइन में ये टैक्स हेवन नहीं, रेगुलेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, लेकिन टैक्स इंसेंटिव्स इसका बड़ा हिस्सा है। IFSC यूनिट्स को 15 साल के ब्लॉक में 10 साल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधा दी गई है। टैक्स हॉलीडे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेनिफिट, सर्टेन एग्जेम्पशंस ये बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंस समझिए, टैक्स हेवन वह जगह होती है जहां अक्सर सीक्रेसी, लो सब्सटेंस और ओपेसिटी पर मॉडल चलता है। गिफ्ट सिटी को सीरियस हब बनना है तो उसे ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन, सब्सटेंस और ग्लोबल स्टैंडर्ड पर चलना होगा। यानी सिर्फ टैक्स डिस्काउंट से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टर टैक्स बेनिफिट के लिए आता है, लेकिन टिकता ट्रस्ट के लिए है। गिफ्ट सिटी को यही प्रूव करना है। टैक्स हॉलीडे देना आसान है, ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। बिल्डिंग बनाना आसान है, इकोसिस्टम बनाना मुश्किल है। रेगुलेटर बनाना आसान है, प्रिडिक्टेबिलिटी बनाना मुश्किल है। अब नवा सवाल, गिफ्ट सिटी में अपॉर्चुनिटी क्या है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि इंडिया को अगले कई
सालों में ह्यूज कैपिटल चाहिए, रोड्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, ईवी के इकोसिस्टम के लिए, एविएशन के लिए, शिपिंग के लिए, डिफेंस के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ी हैं। लेकिन इंडिया की एम्बिशन जो है उससे भी बढ़ी हैं। ग्लोबल कैपिटल लगेगी ही लगेगी, और ग्लोबल कैपिटल भावुक होकर नहीं आती, पूछती है रेगुलेटर कौन है, टैक्स क्लैरिटी है आपके यहाँ, करेंसी रिस्क कैसे मैनेज होगा, एग्जिट कैसे मिलेगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की क्या व्यवस्था है, कंप्लायंस कितना प्रेडिक्टेबल है, मनी मूवमेंट कितनी आसान है। गिफ्ट सिटी इन्हीं सवालों का जवाब बनता है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, बाहर जाते बिजनेस को रोकना। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पैसा बन रहा था, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यू चेन का हिस्सा बाहर जा रहा था। जैसे फंड मैनेजमेंट की फीस है बाहर, लीगल फीस बाहर, एयरक्राफ्ट लीजिंग का जो मार्जिन है वो बाहर, री इंश्योरेंस का प्रीमियम बाहर, डेट लिस्टिंग फीस बाहर, ट्रेजरी ऑपरेशंस बाहर। मतलब खेत इंडिया का, फसल इंडिया की, मेहनत इंडिया की, लेकिन कमीशन बाहर। ये बात देर से समझ आई, लेकिन सही समझ आई। तीसरी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर भी पावर होती है। जिस देश में पैसा रूट होता है उस देश को इन्फ्लुएंस मिलता है, जॉब मिलती है, लीगल एक्सपर्टीज मिलती है, अकाउंटिंग इकोसिस्टम बनता है, फाइनेंशियल टैलेंट आता है, डेटा आता है, टैक्स रेवेन्यू आता है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बनती है। इसलिए गिफ्ट सिटी सिर्फ गुजरात का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का प्रोजेक्ट है। अब 10वां सवाल, चैलेंजेस क्या हैं? ये कहानी का दूसरा पक्ष है। गिफ्ट सिटी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। पहला है स्केल। सिंगापुर, दुबई, लंदन से कॉम्पीट करना है तो सिर्फ बैंक और कुछ फंड से काम नहीं चलेगा। थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज, डीप लिक्विडिटी, रियल डील फ्लो और ग्लोबल कॉन्फिडेंस लगेगा। दूसरा, टैलेंट। हाई एंड फाइनेंशियल टैलेंट मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, सिंगापुर, दुबई, लंदन में है। क्या वह गांधीनगर में शिफ्ट करेगा? क्या लाइफस्टाइल, स्कूल, हाउसिंग, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, सोशल इकोसिस्टम इनफ होगा? फाइनेंशियल सेंटर ऑफिस से नहीं, पीपल से बनता है। तीसरा, लिक्विडिटी। एक्सचेंज बना देना आसान है, ट्रेडिंग वॉल्यूम और मीनिंगफुल लिक्विडिटी लाना कठिन है। गिफ्ट निफ्टी का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन हर प्रोडक्ट में लिक्विडिटी बनना अलग लड़ाई है। चौथा, रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी। ग्लोबल इन्वेस्टर क्लैरिटी चाहते हैं, उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि रूल अचानक बदल जाएगा। इन्वेस्टर को सरप्राइज बर्थडे पार्टी पसंद हो सकती है, रेगुलेटरी सरप्राइज पसंद नहीं होते। पांचवा, डोमेस्टिक कैपिटल कंट्रोल। इंडिया का कैपिटल अकाउंट पूरी तरह ओपन नहीं है। फेमा रूल्स हैं, आरबीआई रिस्ट्रिक्शन है, एलआरएस लिमिट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न है, कैपिटल फ्लाइट रिस्क है। गिफ्ट सिटी को ग्लोबल हब बनाते समय इन सबका बैलेंस करना होगा। छठा, सब्सटेंस ओवर नेम प्लेट। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ नाम का ऑफिस खोलें और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बाहर रहे। गिफ्ट सिटी को रियल बिजनेस, रियल पीपल, रियल ऑपरेशन चाहिए। सातवां, पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग। बहुत लोगों को अभी भी गिफ्ट सिटी समझ नहीं आती। वे इसे या तो टैक्स हेवन समझते हैं, या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, या सिर्फ गुजरात की पॉलिटिक्स। असल में ये फाइनेंशियल आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट है। कई बार गिफ्ट सिटी की हालत ऐसी लगती है जैसे किसी ने रॉकेट बना दिया, लेकिन मोहल्ले के लोग पूछते हैं इसका टिकट कहाँ कटेगा। अब कुछ आम सवाल, जल्दी से आम व्यूअर के सवाल समझ लेते हैं। पहला सवाल, क्या गिफ्ट सिटी में कोई अकाउंट खोल सकता है? हर कोई सिंपली सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता। एलिजिबिलिटी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। एनआरआई, ओसीआई, रेजिडेंट, इंडियन अंडर, एलआरएस, कंपनीज, फंड, बैंक, सबके अलग अलग रूट्स और रूल्स हैं। दूसरा सवाल, क्या रेजिडेंट इंडियन यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं? सर्टेन गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू ग्लोबल सिक्योरिटीज एक्सपोजर बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ये एलआरएस प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी, ब्रोकर, केवाईसी और रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। तीसरा सवाल, क्या टैक्स नहीं लगेगा? ऐसा सिंपल मत मानिए। आईएफएससी प्रोडक्ट में टैक्स इंसेंटिव है, लेकिन आपके इन्वेस्टर टाइप, रेजिडेंट प्रोडक्ट और होल्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स अलग अलग हो सकता है। चौथा, क्या रिटर्न ज़्यादा है? गिफ्ट सिटी रिटर्न गारंटी नहीं है, एक्सेस देता है। रिटर्न अंडरलाइंग प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। पांचवा, क्या ये सिर्फ रिच पीपल के लिए? अभी ज़्यादा रेलेवेंस एनआरआई के लिए, एचएनआई के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कंपनीज और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए है। रिटेल एक्सेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कॉमन इन्वेस्टर को सावधानी रखनी होगी। छठा सवाल, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? अगर सही चला तो बिल्कुल अच्छा है। ये कैपिटल, जॉब, फाइनेंशियल डेप्थ, फॉरेन एक्सचेंज, बिजनेस, लीजिंग, इंश्योरेंस, फंड और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी इंडिया में ला सकता है। लेकिन अगर ये केवल टैक्स आर्बिट्रेज और नेम प्लेट ऑफिस बन गया तो इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। कहानी पर लौटते हैं। अभिजीत मेहता की कहानी पर। सुबह अखबार में उन्होंने एक हेडलाइन पढ़ी थी, गिफ्ट सिटी में
एयरक्राफ्ट लीज रेंटल पर टीडीएस हटाया गया। पहले लगा ये बहुत टेक्निकल खबर है, लेकिन अब उन्हें समझ आता है ये सिर्फ टीडीएस की बात नहीं है, इस बात की कहानी है कि इंडियन ग्लोबल फाइनेंस में अपना एड्रेस बनाना चाहता है। अभिजीत सोचते हैं अगर ये सच में काम कर गया तो शायद अगली बार इंडियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट लीज एग्रीमेंट इंडिया में बनेगा, इंडियन कंपनीज के लिए फंड स्ट्रक्चर इंडिया में बनेगा, एनआरआई का इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से होगा, गोल्ड ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूशनल रूट इंडिया से बनेगा, इंश्योरेंस रिस्क इंडिया के प्राइस में होगा, डॉलर बैंकिंग इंडिया से होगी, गिफ्ट निफ्टी जैसे कॉन्ट्रैक्ट से ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया पर दाव इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म से लगाएंगे। लेकिन फिर वे कुछ दूसरे सवाल भी पूछते हैं, क्या ये सिटी ग्लोबल फाइनेंस का भरोसा जीत पाएगी? क्योंकि फाइनेंशियल हब बनना आसान स्लोगन है, फाइनेंशियल हब बनना कठिन तपस्या है। क्लियर कट निष्कर्ष यही है, गिफ्ट सिटी कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, ये इंडिया का फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। ये कोशिश है इंडिया सिर्फ ग्रोथ स्टोरी ना रहे, ग्रोथ कैपिटल का प्लेटफॉर्म भी बने। ये कोशिश है कि इंडिया से जुड़ा ग्लोबल फाइनेंस इंडिया में ही बैठे। ये कोशिश है कि सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, लंदन जैसे हब्स के बीच इंडिया अपना एक सीरियस एड्रेस बनाए। गिफ्ट निफ्टी का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट बताता है कि दुनिया इंडियन मार्केट पर दांव लगा रही है, लेकिन क्लियर कट बात यही है, गिफ्ट सिटी गिफ्ट नहीं है, ये चैलेंज है। ये इंडिया को दिया गया एक मौका है ग्लोबल फाइनेंस की टेबल पर सिर्फ गेस्ट नहीं होस्ट बनने का। अगर रूल्स स्टेबल रहे, रेगुलेटर क्रेडिबल रहा, टैक्स क्लैरिटी रही, टैलेंट आया, लाइफस्टाइल बना, लिक्विडिटी आई और रियल बिजनेस हुआ, तो गिफ्ट सिटी भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री में बड़ा चैप्टर बन सकता है। अगर ये सिर्फ टैक्स बेनिफिट, ऑफिस टावर और प्रेजेंटेशन तक सीमित रहा तो ये चमकदार एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। आज की इकोनॉमी कह रही है मेरे पास मार्केट है, मेरे पास ग्रोथ है, मेरे पास टैलेंट है, अब मुझे ग्लोबल फाइनेंस का एड्रेस चाहिए। गिफ्ट सिटी उसी एड्रेस की तलाश है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया अपना चेक लेकर गांधीनगर आएगी या फिर इंडिया ग्रोथ स्टोरी फिर सिंगापुर, दुबई और लंदन की फाइल्स में लिखी जाती रहेगी? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में असली पावर उस देश के पास होती है जहां पैसा आता नहीं, रुकता है, रूट होता है, मैनेज होता है और दुनिया उस पर भरोसा करती है। गिफ्ट सिटी भारत का दावा है, अब भरोसे का एड्रेस इंडिया में भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर, आप देख रहे थे क्लियर कट।